हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन स्टार्ट करते हैं आगे सीक्वेंस सीरीज का डिस्कशन। और देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या है, ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर्मिंग एन इंक्रीजिंग जीपी हुज कॉमन रेशियो इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ए बी सी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और कहा जा रहा है कि जीपी में है और एक रिलेशन दे रखा है। चलिए बी माइनस ए इज क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर एज वेल एज लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया, log a बेस 6 प्लस log b बेस 6 प्लस log c बेस 6 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स कि abc कितना हो गया आपका 6 रेज टू पावर 6, है ना। अब ac की वैल्यू आपकी क्या होगी, चूंकि abc gp में है तो ac की वैल्यू ऑब्वियसली b स्क्वायर के बराबर। सो b क्यूब इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 6, तो b कितना आपके पास आ गया 6 स्क्वायर। तो b आपका 36 है ना, b आपका 36 है। इसका मतलब a आपका कुछ होगा 36/r टाइप का और c आपका होगा कुछ मान लीजिए 36r टाइप का, है ना। ये बात ठीक थी। अब आपको क्या चाहिए भाई, एक चीज तो क्लियर है कि 36/r एक नेचुरल नंबर है ना। ये abc इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 36/r आपका एक पॉजिटिव नंबर तो है। अब ये 36/r पॉजिटिव नंबर कब बनेगा, अगर r आपका क्या हो जाए 2 हो जाए या 3 हो जाए 4 हो जाए, है ना, तभी तो डिविजिबल होगा 36। तो 2 3 4 6 9 12 और क्या हो सकता है 18 हो सकता है। यही पॉसिबिलिटीज दिख रही है ना। ओके, तो इस केस अब इसमें से देख लें कि b माइनस ए आपका किसी नंबर का क्यूब कैसे आ पाएगा। ठीक है, तो किस कॉम्बिनेशन में हो सकता है, तो b माइनस ए आपका कितना हो गया, b माइनस ए मतलब 36 माइनस 36/r, दिस शुड बी सम क्यूब। तो आप देख लीजिए कि कौन सा r ऐसा रख दे सो दैट कि ये पूरी टर्म आपकी एक क्यूब बन जाए। तो आप देख सकते हो कि अगर आप 4 रखोगे, r की जगह अगर आप 4 रखोगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये 27 बन जाएगा और विच इज होल क्यूब ऑफ 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि r आपको 4 रखना चाहिए, b आपको 36 रखना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए थी, सब कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि s p और r ये सम प्रोडक्ट और सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग जीपी एंड। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूं अलग अलग सब जो भी है s p या फिर r, इन सभी को a और r की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का। तो s क्या है आपका, s है सम है ऑफ n टर्म्स। तो s आपका बेसिकली क्या लिखा हुआ है, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, है ना। नेक्स्ट आते हैं अपन p पे। p क्या दिया गया है आपका प्रोडक्ट, तो p आपका प्रोडक्ट मतलब a इंटू ए आर स्क्वायर अप टू ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, a आपका n टाइम्स है, लिख दिया। r के लिए क्या लिखेंगे, r की पावर में 1 प्लस 2 अप टू n माइनस 1, मतलब n इंटू n माइनस 1/2, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका p के लिए हो गया। और r क्या है आपका, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स। तो ये अगर आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है मतलब दिस इज बेसिकली 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर, ठीक है, अप टू 1 अपॉन ए आर एन माइनस 1 लाइक दैट। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए 1 अपॉन ए आपने कॉमन निकाल लिया, कॉमन रेशियो 1 अपॉन आर, मतलब फर्स्ट टर्म ही लिख लेते हैं 1/a। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/r रेज टू पावर n और नीचे 1 माइनस 1/r, तो दिस इज 1/a, ओके, r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, और कुछ बच रहा है क्या, तो r रेज टू पावर n नीचे आएगा और एक r और भी है, तो r रेज टू पावर n माइनस 1, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, है ना, s p और r के बीच में। अब रिलेशन किस तरीके का बनाना है आपको, s रेज टू पावर n अपॉन मतलब इज इक्वल टू r रेज टू पावर n इंटू p रेज टू पावर k। तो दैट मीन्स दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज s अपॉन r इज इक्वल टू p रेज टू पावर k, ऐसा ही लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, Sn अपॉन Rn इज इक्वल टू p रेज टू पावर k। तो Sn अपॉन Rn का मतलब क्या होगा, ये चीज अपॉन इसकी पावर में n। ठीक है,
तो Sn का मतलब हुआ an 1 माइनस r रेज टू पावर n होल रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r की पावर में n, Sn हो गया। Rn मतलब इसका रेसिप्रोकल आप करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल सॉरी मतलब हाँ इसकी पावर n करेंगे और उसका रेसिप्रोकल, है ना। तो पहले तो इसकी पावर n अगर आप करते तो कुछ आता, उसका उल्टा कर दीजिए तो ऊपर क्या आएगा, a की पावर n ऊपर चला जाएगा, r माइनस 1 की पावर में n, ये भी ठीक है, r रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू n, ये भी, और डिवीजन में आप क्या डाल दोगे, ये वाली टर्म r n माइनस 1 की पावर में n। क्या किया हमने, इसका रेज टू पावर n लिखा और रेसिप्रोकल करके रख दिया बस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली टर्म, ठीक है, ये सब साफ, इधर आपका ये सब साफ, ये दोनों कट गए, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, a रेज टू पावर 2n और r रेज टू पावर n इंटू n माइनस 1। तो दिस इज बेसिकली a रेज टू पावर 2n इंटू r रेज टू पावर n इंटू n माइनस 1। तो वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि ये क्या है, आपका p का स्क्वायर है, तो दिस इज p स्क्वायर। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 के बराबर हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है, सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स कॉमन टू द 2 एपीज। तो एपी, 2 एपीज के कॉमन टर्म्स आप कैसे फाइंड आउट करते हो, ठीक है। पहली कॉमन टर्म खोज लो मतलब मैनुअली सर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें तो 12, 15, 18, 21 आएगा और दूसरे वाले में आपका 21 है ही, तो इसका मतलब पहली कॉमन टर्म दोनों के बीच क्या है, 21 है। और ये जो कॉमन टर्म्स होती हैं उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो दैट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ d1 एंड d2। पहले वाली एपी के कॉमन डिफरेंस दूसरे वाली एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होता है। तो पहले वाली एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, दूसरे वाले का कितना है, 4। तो इसका मतलब जो आपके कॉमन टर्म्स आएंगे उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 12, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 21 विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 12, ठीक है। और ऐसी आपको फर्स्ट 100 टर्म्स आपको देखनी है, तो बड़ा आसानी से आप कर सकते हो आगे कि फर्स्ट टर्म आपका एक तरीके से कॉमन टर्म्स वाली जो सीरीज बनेगी उसका फर्स्ट टर्म 21 है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस उसका क्या है, तो एलसीएम ऑफ d1 एंड d2, तो 3 और 4 का एलसीएम मतलब 12, ठीक है। तो अब एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 21 है, कॉमन डिफरेंस 12 है, उसके लिए आपको फर्स्ट 100 टर्म्स का सम निकालना है, n/2 2a प्लस n-1, ठीक है, n-1 इंटू d। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 3, फेयरली इजी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया, 11 AMs आर इंसर्टेड बिटवीन 28 एंड 10, देन नंबर ऑफ इंटीग्रल AMs, ठीक है। कितने इंटीजर AMs आपको मिलेंगे, कहा गया है कि आपको 11 AMs इंट्रोड्यूस करने, कहां से कहां के बीच, 28 और 10 के बीच में, ठीक है। तो 28 फिर A1 A2 A3 कितने कर रहे थे अपन इंट्रोड्यूस, 11 AMs, A11 और फिर लास्ट में 10, ठीक है। तो कितनी टर्म्स हो गई आपकी, 13 टर्म्स हो गई। तो 10 इज इक्वल टू 28 प्लस, ठीक है, ऐसा ही करते हैं ना कि आपके पास ये आप ये एक एपी बनाएंगे, इस एपी का जो 13th टर्म है वो 10 है और फर्स्ट टर्म क्या है आपका 28। तो 10 इज इक्वल टू 28 प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो n कितना है इसमें, 13 है ना, ये t13 है, तो t13 का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं बेसिकली, t13 इज इक्वल टू 10 एंड दैट इज अगेन इक्वल टू a प्लस n-1 मतलब 12d। तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहां से, 3/2, -3/2 इनफैक्ट, ठीक है, ओके। तो अब आप देखिए कि आपका इंटीजर AMs कैसे मिलेंगे। तो A1 तो चलिए आपका क्या होगा, A1 होगा 28 माइनस 3/2, ठीक है, नहीं रहा इंटीजर। लेकिन A2 तो इंटीजर होगा ना, क्योंकि वो तो कितना आएगा फिर 28 माइनस 3 आएगा। भाई ये एक एपी बना रहे थे, तो A1 कितना आएगा 28 प्लस डी, A2 कितना आएगा 28 प्लस 2d, है ना। तो इसका मतलब A2 हुआ, सिमिलरली A4 हुआ, A6 हुआ, A8 हुआ और A10 हुआ, ठीक है, और A2 तो है ही, ठीक है। तो ये सभी जो है आपके कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे, मतलब आपके पास 5 इंटीग्रल AMs एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने एक तरीके से देखा ये निकाल करके, तो आपको पता चला A2,
ठीक है, 3/2 का 2 कट जाएगा A2 में, ठीक है, A2 निकालते टाइम पे, A4 दैट इज इक्वल टू 28 प्लस 4D, A6 28 प्लस 6D, दीज ऑल विल बी इंटीग्रल एम्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, ABC आपके HP में है 1/b माइनस ए प्लस 1/b माइनस सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 1/b माइनस ए प्लस 1/b माइनस सी, b आपका कितना है, अगर a और c के टर्म्स में मैं कहूं तो b के चूंकि ABC HP में है तो b कैन बी रिटन एज 2ac अपॉन a प्लस सी, राइट। तो यहां पे रख दीजिए आप 1/2ac अपॉन a प्लस सी माइनस a प्लस 1/2ac बाई a प्लस सी माइनस सी। तो यहां से कितना आ जाएगा, a प्लस सी आपका न्यूमरेटर में और 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, नहीं माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, प्लस यहां पे आपका आ जाएगा 1 अपॉन, बल्कि ए प्लस सी फिर से डाली दो, 2ac माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो अब ये कितना अच्छा, a प्लस सी डिवाइडेड बाई, यहां से देखें अपन तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी, तो c कॉमन ले लिया अगर मैंने तो बचेगा आपके पास, नहीं a कॉमन लिया तो आपके पास c माइनस a, और यहाँ पे आपने a प्लस सी रखा और नीचे आपके पास कितना बच जाएगा, c कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा c माइनस a, है ना, ऐसा कुछ। यहाँ पे आपके पास कितना बच जाएगा, ac माइनस सी स्क्वायर, तो c कॉमन a माइनस सी, है ना। एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, कितना आएगा ac इंटू सी माइनस ए, ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। तो a इंटू सी माइनस ए डिवाइड करेगा तो c बचेगा, c से ऊपर मल्टीप्लाई किया, सी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका कितना आएगा, माइनस ए आएगा, ध्यान है माइनस ए माइनस सी था, यहाँ c माइनस ए था तो माइनस ए आएगा, माइनस ए से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बचेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी, तो सी ए गए कट, बचा क्या आपके पास, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए सी इंटू सी माइनस ए विच इज सी प्लस ए बाई ए सी, है ना, और यही क्या है आपका 2/b के बराबर है ना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 6 क्वेश्चन देखते हैं, आपको दे रखा है कि किसी एपी के टर्म्स हैं समेशन ओवर ए टू आर और समेशन ओवर ए टू आर माइनस 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए समेशन ओवर ए टू आर, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा समेशन ओवर ए टू आर माइनस 1, ठीक है, समेशन ओवर ए टू आर माइनस 1 इज बीटा, r is varying from 1 to 100 and here it is also 1 से 100, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना था हमें कॉमन डिफरेंस, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, तो कैसे निकलेगा भाई, इसमें क्या है आपका, इसमें टर्म्स है आपकी a2, r इक्वल टू 1 रखा तो a2, 2 रखा तो a4, ऐसे ही r इक्वल टू 3 रखा तो a6 अप टू a200, यही सारी टर्म्स हैं जिनका सम आपका अल्फा के बराबर है। r इक्वल टू 1 यहाँ पे रखा तो a1 a3 a5, है ना, 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 3 बनेगा, 3 रखा तो 5 बनेगा, और ऐसे ही करते करते लास्ट में आप a199 पहुंच जाओगे इज इक्वल टू बीटा। तो अब आप देखो जरा डिफरेंस आप डायरेक्टली ले लो, a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस d, ये भी d, ये भी d, सब d ही बना रहे हैं, ये भी d, कितने d बन जाएंगे 100, भाई ये 100 थे, ये 100 थे, डिफरेंस करोगे तो 100 ही चीजें मिलेंगी ना, तो d प्लस d इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, सो 100d इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, बस, ठीक है। तो d की वैल्यू आपकी यहां से निकल आई। 7th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, ए बी सी डी आपके जीपी में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी बात करी गई है, ठीक है। तो एक काम करिए, अगर आपके ये सभी जीपी में है तो सबको ए और आर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए, देख लेंगे कौन सा मैच कर जाता है ऑप्शन, है ना। तो 7th क्वेश्चन में आपसे कहा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही पूछा गया है ना, हाँ।
तो ABC आपके जीपी में थे, तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये रहा ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब इतना, ये रहा आपका ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 नहीं स्क्वायर, ठीक है, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 और ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 6, यही होगा ना, बिकॉज ए इज ए, बी इज ए आर, सी इज ए आर स्क्वायर एंड डी इज ए आर क्यूब। सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आप देखिए ए स्क्वायर इसमें से, ए स्क्वायर इसमें से कॉमन निकल करके आ गया, ए रेज टू पावर 4, बचा आपके पास 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू पावर 4, यहाँ पे भी आपका एक आर स्क्वायर भी कॉमन निकल सकता था, ठीक है, तो आप उस आर स्क्वायर को भी कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू पावर 4, मतलब इसका होल स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली ए रेज टू पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू पावर 4 का होल स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप उसके लिए भी जो ऑप्शंस हैं उनको भी ए और आर के टर्म्स में ब्रेक करके देखिए। तो जैसे आप ए ऑप्शन निकालने जाते हो, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, है ना, यही था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ए इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, तो दिस इज बेसिकली ए स्क्वायर कॉमन, ठीक है, आर प्लस आर क्यूब प्लस आर रेज टू पावर 5, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसका, ये तो आपका इसके बराबर नहीं है, लेकिन अगर आप इसका होल स्क्वायर करते हो, इसका होल स्क्वायर, तो वो तो बराबर आएंगे ना, तो ये क्या था, ए स्क्वायर इंटू आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू पावर 4, दिख रहा है। ए ऑप्शन का अगर आप होल स्क्वायर करें तो आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बन जा रहा है, इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर करना चाहिए, और होल स्क्वायर आपका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, A1 A2 ये सभी जो है HP में है, तो आपको A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 इन सब पे आपको मेनली कमेंट करना है, ठीक है। तो HP के लिए सिर्फ एक ही चीज आपको आती है, बाकी तो आर्ट टाइम आप AP में ही बदलते रहते हो उसको। HP की एक्सक्लूसिवली एक ही चीज है आपने पास कि उस समय हम क्या करते हैं, जो दो टर्म्स आपकी HP में हैं उनको, उनके प्रोडक्ट को डिफरेंस के फॉर्म में या डिफरेंस को प्रोडक्ट के फॉर्म में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो वो भी बेसिकली कहीं अलग से नहीं आता है, वो भी आपका AP में ही कन्वर्ट करके आता है रिलेशन। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो 8 में आपसे कहा गया कि A1 A2 A3 ये सब HP में है, तो इसका मतलब 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 1 अपॉन A3 ये सब भी क्या है आपके AP में है ना। तो यहां से देखिए 1 अपॉन A2 माइनस 1 अपॉन A1 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस D, सो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू D टाइम्स A1 A2, ठीक है। तो आपको जो A1 A2 लिखा गया है पहले टर्म में प्रोडक्ट, A1 A2 को कैसे लिखा जा सकता था, लिखा जा सकता था इसको A1 माइनस A2 बाई D। तो वैसे ही A2 A3 को कौन लिखेगा, A2 माइनस A3 बाई D। A3 A4 क्या बन जाएगा आपका, A3 माइनस A4 बाई D, यही सब बन जाएगा ना, ठीक है। और कुछ था क्या, A4 A5 भी था, उसको भी लिख दिया, A4 A5 इज इक्वल टू A4 माइनस A5 बाई D, ठीक है। सम कर दीजिए इनका, तो जब आप सम करोगे तो ये D तो नीचे आएगा, A2 A2 साफ, A3 A3 साफ, A4 A4 साफ, तो बचा क्या A1 माइनस A5 बाई D, है ना। तो A1 माइनस A5 बाई D के बराबर आ रहा है। अब इसको क्या करना होगा, ऐसे ही कन्वर्ट कर ले। तो देखिए 1 अपॉन A5 माइनस 1 अपॉन A1 ये कितना आएगा, 4D के बराबर आएगा, ठीक है। 1 अपॉन A5 माइनस 1 अपॉन A1 इज इक्वल टू 4D, है ना। तो यहां से क्या बन गया कि A1 माइनस A5 इज इक्वल टू 4D इंटू A1 A5, ठीक है। तो आपको बाई D करना था, तो इसको आप नीचे लगा दो, आंसर आपका मिल गया 4 टाइम्स A1 A5 के बराबर, ठीक है। तो इस HP में एक चीज आपको बस फिर से कह रहा हूं याद रखनी है, क्या कि आप हमेशा आप HP के दो टर्म्स के डिफरेंस को उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है।
नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, आपको एक एजीपी दी गई है 1 + 4x 7x स्क्वायर 10x क्यूब। अच्छी बात क्या है कि आपको इनफाइनाइट एजीपी दी गई है, सो दैट कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। और इसका सम दिया हुआ है 35/16 और x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए s = 1 + 4x + 7x स्क्वायर + 10x क्यूब, है ना, ऐसे आता रहेगा। तो आप क्या करेंगे, कॉमन रेशियो जो x है उससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये एजीपी है ना 1 4 7 10, इसकी एपी चल रही है और 1x x स्क्वायर x क्यूब की जीपी चल रही है। तो आपने कॉमन रेशियो ऑफ जीपी से मल्टीप्लाई किया, एक टर्म शिफ्ट किया और लिखते गए, डिफरेंस लिया s × 1 - x = 1 + 3x + 3x स्क्वायर + 3x क्यूब, और ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। 1 को मैं अलग कर लेता हूं तो आगे देखें, आगे की जो भी टर्म्स है वो एक इनफाइनाइट जीपी बना रही हैं, जिनका फर्स्ट टर्म 3x है और कॉमन रेशियो x है। तो दिस इज 3x/1 - x, है ना, s × 1 - x। तो s कितना बचा, 1/1 - x प्लस 3x/1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज 1 - x प्लस 3x/1 - x का होल स्क्वायर, सो 1 + 2x/1 - x का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी है आपकी, ये वैल्यू आपको दे रखी है कि दिस इज 35/16, सो दिस इज 35/16, ठीक है। अब आपको यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। ध्यान रहे आपको कौन सा x लेना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड 1 से छोटा नहीं होगा तो ये इनफाइनाइट जीपी के सम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ABCD आपका 1 है, ठीक है, चारों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d, इसके बारे में बताया, पूछा गया है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपका 1 + a, अगर इस पे आप AMGM अप्लाई करो तो 1 + a/2 = √a। सिमिलरली 1 + b/2 = √b, ठीक है। ऐसे ही 1 + c/2 1 + d/2, ठीक है। अगर आप चारों का मल्टीप्लिकेशन कर लें तो लेफ्ट साइड में आपके पास आएगा 1 + a/2 1 + b/2 1 + c/2 और 1 + d/2, सब पॉजिटिव है तो हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इनइक्वालिटी के दोनों साइड। राइट साइड में आपका कितना आएगा, इससे √a, इसका √b, अगले वाले का c और अगले वाले का d, तो प्रोडक्ट कितना हो गया √ABCD, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो 1 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या आया कि 1 + a 1 + b 1 + c और 1 + d, ठीक है। इनका प्रोडक्ट कितना हो गया 2⁴ से हमेशा ज्यादा होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ गई आपके पास 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन AP, देन साइंस ऑफ द एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। मान लिया एक साइड इसकी a - d थी, एक साइड a थी, तो तीसरी साइड a + d है, और ये मतलब राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो पाइथागोरस भी वैलिड होगा। a + d का होल स्क्वायर = a - d का होल स्क्वायर + a स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर, बल्कि सीधा ही कर देते हैं, ये माइनस कर देते हैं, = a स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आ गया 4AD आ गया, = a स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई a/4, है ना, ठीक है। इतनी बात। अब आपको d अगर पता है तो आपको निकालना था ये साइंस ऑफ एक्यूट एंगल्स, मतलब ये sin थीटा निकालना था, sin 90 - थीटा निकालना था, यही कहा गया है ना। तो sin थीटा की वैल्यू इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है a - d/a + d, ठीक है। d की जगह आप a/4 रख दो, तो a - a/4 डिवाइडेड बाई a + a/4, सो दिस इज 3/5, है ना। इसी तरीके से आप sin 90 - थीटा वाला निकालने जाओगे, ठीक है, दूसरा वाला जो एक्यूट एंगल है 90 - थीटा वाला, तो वहां कितना आएगा a/a + d, तो a/, ठीक है, a + d, ठीक है। d की जगह अगेन a/4 रख दो, तो हियर यू गो विद 3/5 एंड दिस इज = 4/5। तो ये वो साइंस हो गए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि a1, a2, an ये सभी n डिस्टिंक्ट ऑड नेचुरल नंबर्स हैं जो कि किसी भी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या हो सकते हैं, उस जो भी आपके कहा जाए कि a है ना, या ai है, उसमें क्या हो सकता है, वो ऑड है, मतलब 2 तो नहीं होगा, उसमें हो क्या सकता है, 3 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है, क्योंकि 5 से बड़े किसी प्राइम से वो डिविजिबल ही नहीं है। तो अगर हम उसका उस ai का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, बिल्कुल बेसिक्स, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, तो उसमें क्या निकलेगा, या तो 3 निकलेगा या तो 5 निकलेगा, और तो कुछ निकल ही नहीं सकता ना, क्योंकि उससे बड़ा कोई प्राइम नंबर इन्वॉल्व नहीं है और कोई इवन नंबर हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके की चीज है, 3 रेज़ टू पावर r और 5 रेज़ टू पावर s टाइप की, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ai में आपका ऑड नंबर था और वो ऑड नंबर में कोई भी प्राइम इन्वॉल्व नहीं है 5 से बड़ा, तो इसका मतलब उसमें क्या हो सकता है, या तो 3 या तो 5। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सब में 3 भी होगा 5 भी होगा, नहीं, हो सकता है सिर्फ 3 ही हो, 3 के टर्म्स हो, या फिर सिर्फ 5 के टर्म्स हो, ठीक है, लेकिन इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर सिर्फ 5 के हैं तो r 0 हो जाएगा, अगर सिर्फ 3 के हैं तो s 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है 1/a1 प्लस 1/a2 1/a3 अप टू 1/an, इसके बारे में कहा गया, ठीक है। तो अगर आप देखो तो दिस विल बी इक्वल टू कुछ आएगा यहाँ पे, है ना, 1/a1 a2 an, सभी आपके n कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैसा टर्म आएगा, 1/3 रेज़ टू पावर r1, है ना, 5 रेज़ टू पावर s1 प्लस 1/3 रेज़ टू पावर r2 5 रेज़ टू पावर s2, ऐसे करके आपके पास टर्म्स आएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाली टर्म्स, ठीक है, इनका सम तो अब हम कर नहीं सकते, तो अब हमें क्या करना है, कोई अप्रोक्सीमेशन लेना है। क्या अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, तो यहां हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि हम कह सकते हैं कि दिस होल क्वांटिटी विल बी लेस देन, ठीक है, और इक्वल टू, बल्कि लेस देन ही कहेंगे, ठीक है, इज लेस देन, है ना, वही पूछा भी गया है लेस देन के बारे में, ठीक है। दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन, किससे छोटी होगी, 1/3, ठीक है, की पावर में आपने 0 लिया, 1/3 की पावर में 1 लिया, 1/3 की पावर में 2 लिया, और ऐसे ही करके इंफिनिटी, इनटू 1/5 की पावर 0, 1/5 की पावर 1, और ऐसे करके ये भी इंफिनिटी तक ले गए। अब आप सोचो, आप जितने भी ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन से बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो भाई, 1/3 की पावर 1 इंटू 1/5 की पावर कुछ भी बना लो, ठीक है, 1/3 स्क्वायर इंटू 1/5 की पावर 8 बना लो, ठीक है, जो भी मन करे वो बना सकते हो कि नहीं, ठीक है। इससे तो ज्यादा ही टर्म्स है ना इस सीरीज में, और ये सारी टर्म्स तो पक्का है ही भाई, इसमें जितनी भी टर्म्स थी वो सारी टर्म्स यहाँ पे वैलिड है कि नहीं है, सारी टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से क्रिएट होंगी कि नहीं होंगी, होंगी, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। तो इसीलिए तो हमने कहा है कि दिस होल क्वांटिटी इज लेस देन दिस, ठीक है, और इसका हम आसानी से आउटकम निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई आपका फर्स्ट टर्म 1 था, कॉमन रेशियो 1/3 था, तो इनका सम कितना होगा 3/2। इसी तरीके से यहाँ पे कितना आएगा 5/4, ठीक है। तो दिस होल एक्सप्रेशन इज लेस देन 3/2 इंटू 5/4, सो दिस इज लेस देन 15/8। तो दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन। आप इस चीज को इस तरीके के अप्रोक्सीमेशन में कन्वर्ट कर रहे हो पहले, ठीक है, क्योंकि इसका तो सब निकाल नहीं सकते हो, तो इसीलिए आपने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट यूज किया। एक ऐसी दो सीरीज हैं जिनके प्रोडक्ट से ये सब तो बनेगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बन जाएगा। तो दिस होल टर्म विल बी लेस देन दिस क्वांटिटी, सो आउटकम विल बी लेस देन 15/8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहा गया है, एबीसी आपके जीपी में है, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट 1 में एबीसी जीपी में है, a रेज़ टू पावर x, b रेज़ टू पावर y और c रेज़ टू पावर z, ये सभी आपके बराबर हैं, तो x y z के बारे में कहा गया है। तो पहला स्टेटमेंट 1 देखिए, a रेज़ टू पावर x, b रेज़ टू पावर y, c रेज़ टू पावर z। कभी भी बहुत सारी चीजें अगर इक्वालिटी पे लिखी हो तो हमेशा क्या करो, उनको k के बराबर कर दो किसी।
तो a आपका क्या आ जाएगा k रेज टू पावर 1 बाई एक्स, b आपका कितना आ जाएगा k रेज टू पावर 1 बाई वाई, और c कितना आ जाएगा k रेज टू पावर 1 बाई जेड। कहा क्या गया है कि abc आपके कैसे हैं, gp में है, मतलब b स्क्वायर आपका कितना होगा ac के बराबर। सो k रेज टू पावर 2 बाई वाई इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1 बाई एक्स इंटू k रेज टू पावर 1 बाई जेड। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं कि 2 बाई वाई आपका कितना है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड के बराबर है, और इसलिए एक्स वाई जेड आपके HP में होंगे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब बहुत सारी चीजें इक्वलिटी में हो तो उनको k के बराबर कर लेना चाहिए, सिर्फ सीक्वेंस सीरीज नहीं, ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स के लिए है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 आपका क्या कह रहा है कि n GMs इंट्रोड्यूस किए गए a और b के बीच में, तो आपको nth GM की वैल्यू के बारे में कमेंट करना है। ठीक है, nth GM की वैल्यू। तो स्टेटमेंट 2 देखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 2 आपका क्या कह रहा है कि a और b के बीच में n GMs, मतलब a था, फिर आपने G1 G2 ऐसे Gn तक गए और फिर b लगा दिया। ठीक है, तो ये n GM इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि a से b तक एक GP बन गई होगी। ठीक है, और b क्या है उस GP का n+2th टर्म में, इस सीरीज में कितने टर्म हो गए n+2, तो n+2th टर्म आपका कितना है b, a इंटू आर रेज टू पावर n+1, यही होगा ना। tn+2 अगर मैं कॉमन रेशियो r लेता हूं फर्स्ट टर्म a, तो b इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर n+1, तो यहां से r की वैल्यू आ गई b बाई a रेज टू पावर 1/n+1। ठीक है, तो अब देखिए G1 कितना है, G1 है a इंटू आर, G2 कितना है a r स्क्वायर, G3 कितना है a r क्यूब, तो Gn कितना होगा a r n। ठीक है, तो दिस इज a इंटू b बाई a रेज टू पावर n/n+1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, और यही आपका कहा था, मतलब स्टेटमेंट 2 भी आपका करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 3 बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये दोनों ही आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो उन दोनों का जो डिवीजन होता है वो भी क्या होता है जीपी ही फॉर्म करते हैं। टर्म बाय टर्म अगर हमने डिफरेंस मतलब रेशियो ले लिया, ठीक है, डिवाइड कर लिया, तो जो रिजल्टिंग सीरीज होगी वो भी क्या होगी, एक जीपी होगी। इसको आप ऐसे भी रियलाइज कर सकते हैं स्टेटमेंट 3 को कि भाई a1 है ना, a1 r1 स्क्वायर, ये सब एक जीपी बना रहे थे, दूसरी जीपी b1 r2 स्क्वायर, ये सब बना रहे थे। तो जब रेशियो करोगे तो क्या बनेगा, a1 बाई b1 इंटू r1 बाई r2, a1 बाई b1 इंटू r1 बाई r2 का स्क्वायर। तो जो रिजल्टिंग सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म a1 बाई b1 है, और कॉमन रेशियो कितना है r1 बाई r2। ठीक है, तो ये भी आपकी जीपी बनेगी। ठीक, तो स्टेटमेंट 4 में देखिए क्या बोला गया। स्टेटमेंट 4 आपका कह रहा था कि ये सभी टर्म्स आपकी एपी में है ना, तो स्टेटमेंट 4 में 1/a 1/h1 है ना, ऐसे करके 1/b, ये सभी आपकी एपी में है। तो इस एपी में कितनी टर्म्स है, n+2 टर्म्स है। ठीक है, तो आप इस एपी का n+2 टर्म जो कि 1/b है अगर लिखते हो तो 1/a प्लस n+1 इंटू d आएगा। सो इट इज 1/b माइनस 1/a डिवाइडेड बाई n+1, जो कि कॉमन डिफरेंस का काम करेगा, विच इज ऑब्वियसली a माइनस b अपॉन ab इंटू n+1 इज इक्वल टू d। यही कहा गया था शायद आपसे। ठीक है, तो बिल्कुल हाँ, यही आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास नॉन नेगेटिव मतलब जीरो की पॉसिबिलिटी आ गई। अब जैसे ही ये जीरो की पॉसिबिलिटी आई वैसे ही ये अब AMGM से रिलेटेड नहीं रह जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1, ठीक है, 14 का स्टेटमेंट 1 अगर देखें तो आपसे कहा जा रहा था कि A1 A2 अप टू A8 ये आपके नॉन नेगेटिव है, मतलब इनमें कुछ जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका सम आपका 16 है। ठीक है, और P आपको फाइंड आउट करना है, P को इनफैक्ट मैक्सिमाइज करना है। तो P को मैक्सिमाइज करने के लिए आप क्या करिए, अब यहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना होगा। ये आपका AMGM से रिलेटेड अभी फिलहाल तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो वगैरह की भी पॉसिबिलिटी आ गई कि टर्म्स आपकी कुछ जीरो हो सकती है। ठीक है, तो आप क्या टारगेट करो, अब आप ऐसा कर सकते थे कि भाई A1 को मैंने 16 दे दिया, बाकी सबको जीरो, तो उससे कोई फायदा थोड़ी ना होगा, फिर तो आपकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो मैक्सिमम की सिचुएशन कब क्रिएट होगी,
जबकि आप A1 और A2 दोनों को 8 कर दो, ठीक है, और बाकी सबको 0, तो इससे क्या होगा, A1 A2 आपका मैक्सिमाइज भी हो जाएगा, ठीक है, और बाकी सब 0 0 भी हो जाएंगे, है ना। तो A1 और A2 को 8 रख दिया तो 16 सम हो गया, बाकी सबको 0 कर दिया, ठीक है। तो A1 A2 आपका 8 कर दिया, A1 A2 इसमें प्रोडक्ट जो है आपका कितना हो जाएगा, 64 के बराबर हो जाएगा, यही मैक्सिमम की कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपका मतलब AMGM से रिलेटेड नहीं था, ये आपको लॉजिकली खुद से सोचना है कि अगर आपका पास अब आप वैसे भी समझ सकते हो कि अगर दो टर्म्स का सब हम 16 करना चाहें, सपोज A1 प्लस A2 16 करना चाहें, बाकी सबको 0 करना चाहें, तो A1 A2 जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, वो आप AMGM से फिर निकाल सकते हो कि अगर आपका A1 प्लस A2 16 है, जहां A1 और A2 दोनों नॉन जीरो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनफैक्ट पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, तो A1 A2 पे तब आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि ये आपका कितना होगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A1 A2 समेशन A1 A2 विल बी 64 इन विच कंडीशन, जबकि 16 आपका सिर्फ दो चीजों में डिवाइड है, किसी दो चीज को हमने 8 रख दिया है, बाकी सबको हमें 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपका। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं, क्या कहा गया है, एक्स वाई आर एस आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और फिर से अपन आ गए फिर से AMGM पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये ऐसा होगा, और सिमिलरली आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन आर एस, ऐसा होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस आर एस, है ना। तो ये आपका 2 रहा, ठीक है, ये आपका 2 के बराबर, तो यही पूछा गया है, 2 इज ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स वाई प्लस आर एस, है ना। अच्छा, एक्स आर प्लस वाई एस इन्होंने पूछा था, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गई, यहाँ पे अपन इस पे लगाते हैं, ऐसा बन जाएगा, और इस पे लगा देते हैं हम वाई एस पे, तो ये ऐसा बन जाएगा। फिर जब आप सम करोगे तब तो चीज यही रहेगी ना, एक्स आर प्लस वाई एस, सो हियर इट विल बी एक्स आर प्लस वाई एस, यही पूछा गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर से एक्स आर बना लिया, वाई स्क्वायर और एस स्क्वायर से वाई एस बना लिया, दोनों का सम। स्टेटमेंट 3 में देखिए, AMGM आपके दो पॉजिटिव नंबर्स का दे रखा है, A और G, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3, A प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू A अंडर रूट AB इज इक्वल टू G, तो यहाँ पे A प्लस बी आपका कितना आ गया, 2A के बराबर, AB कितना आ गया आपका, G स्क्वायर के बराबर, है कि नहीं है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपको निकाल, अब A माइनस बी निकाल सकते हो, A माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB, मतलब 4A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर, सो A माइनस बी इज 2 अंडर रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। तो A प्लस बी आपको पता है, A माइनस बी आपको पता है, आगे A और B आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो सम करेंगे तो 2A आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों का सम 2A इज इक्वल टू 2A प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर, और डिफरेंस लेंगे तो 2B आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है, पी क्यू आर आपकी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं AP में, पी क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल्स माइनस 6PQR। अच्छा, पी क्यूब प्लस आर क्यूब की बात की गई है ना, ठीक है। देखते हैं, तो स्टेटमेंट 4 क्या था, पी क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस 6PQR, ऐसा लिखा है ना, ओके। क्यू में बदलने का कोशिश करते हैं सभी को, तो ये आपका हो जाएगा क्या, Q माइनस डी का होल क्यूब, और ये आपका दूसरा Q प्लस डी का होल क्यूब, यही है, ठीक है। तो 2Q क्यूब आएगा, डी क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 3QD Q माइनस डी प्लस 3QD Q प्लस डी, है ना। तो 3Q स्क्वायर डी माइनस 3Q स्क्वायर डी कट गए, प्लस का 3QD स्क्वायर प्लस का 3QD स्क्वायर, तो 2Q क्यूब प्लस 6QD स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ बन रहा है। तो इसमें से क्या कर लें आप,
चलिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड आपका क्या था, -6 q माइनस डी क्यू क्यू प्लस डी, यही था ना, है ना। तो -6 कॉमन, q इंटू क्यू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो क्यू क्यू माइनस क्यू डी स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बन रहा है। तो ये और ये तो डिफरेंट है, इसका मतलब कि स्टेटमेंट 4 आपका फॉल्स था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, AM between Pth and Qth terms of an AP be equal to AM between Rth and S term of AP, then P plus Q is equal to R plus F. Obviously, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में स्टेटमेंट 1 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कहा गया है कि TP plus TQ by 2 is equal to TR plus TS by 2. तो here it is 2A plus P plus Q minus 1 into D आ जाएगा, A plus P minus 1 into D, A plus Q minus 1 into D, ठीक है। ये दोनों काट दिए, इज इक्वल टू 2A plus R plus S minus 1 into D आ जाएगा, ठीक है। तो 2A साफ, यहां से बचा P plus Q इज इक्वल टू R plus S, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट देखिए इसमें स्टेटमेंट 2 क्या था, सम ऑफ n टर्म्स 5/2 7/4 11/8 है ना, 19/16। अच्छा, तो इसमें आपके पास सीरीज किस तरीके की है, 5/2, दूसरी टर्म को आप लिख सकते हो 5/2 माइनस 3/4, ठीक है। तीसरी टर्म को आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके की सीरीज बन रही है, 5 7 11 19, ओके। तो ऊपर आपका 2 फिर 4 का गैप है, फिर आपका 8 का गैप है ना। तो अगर इसको लिखना चाहें अपन तो कैसे लिख सकते हैं, अच्छा ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 आपका ऐसा हो गया, 5/2 मतलब 1 plus 3/2 लिख दिया आपने, ठीक है। 7/4 मतलब 1 plus 3/4 लिख दिया आपने, 11/8 1 plus 3/8 रख दिया, फिर 1 plus 3/6। अब बात समझ में आ रही है क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और n टर्म्स का सम करना था, तो ऐसे 1 कितनी बार लिख गए, n बार, प्लस आपका 3/2 3/4 है ना, 3/8 है ना, ऐसे करके आपके n टर्म्स और हो गए, ठीक है, अप टू Tn, ठीक है, n टर्म। तो कितना आ जाएगा, n प्लस फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट 3 के बारे में देखते हैं। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हार्मोनिक मीन मतलब 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का हार्मोनिक मीन यही होगा। तो 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है आपका 8 + 2 √5, 8 + 2 √5 अपॉन 2 + √5 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 4 + √5 डिवाइडेड बाई 2 + √5। तो 2 + √5 भाई साहब हो गए कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे 2 × 2 मतलब 4 आंसर होगा, ठीक है, स्टेटमेंट 3 के लिए। स्टेटमेंट 4 में देखिए, T3 ऑफ एन AP इज 6, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो स्टेटमेंट 4 में आपको सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहले तो मैं ये लिखता हूँ S5, ठीक है। S5 आपका कितना आएगा 5/2 2A प्लस n - 1 मतलब 4D, ये आएगा, है ना। और आपको गिवन क्या है कि आपका थर्ड टर्म 6 है, मतलब A + 2D इज 6, ठीक है। ये कितना था वैसे 5 × A + 2D था, ठीक है। तो A + 2D आप यहाँ पे रख दो, ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो आपने 5 टर्म्स का सम किया 5 × A + 2D, A + 2D खुद कितना था 6 गिवन है, तो इसका मतलब दिस इज 30 एज वेल, ठीक है। तो ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सेंड हुए। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 मल्टीपल चॉइस, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ABC आपके पॉजिटिव है और A + B + C आपका 27 है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आपको निकालना है A² B³ C⁴ (4), A² B³ C⁴ (4), ठीक है। तो A + B + C is 27, आपको निकालना था A² B³ C⁴ (4) के बारे में, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या करें, यहाँ A² है मतलब 2 A तोड़ने पड़ेंगे, तो इसका मतलब इसके 2 पार्ट्स कर दिए A/2 A/2,
b के 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है, b/3, 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 और c के ऐसे 4 पार्ट्स करने पड़ेंगे, c/4, ठीक है, इस c के, तो c/4, c/4, c/4। कितने टर्म्स हो गए टोटल? 2, 3, 5 और 4, 9 टर्म्स पे आप AMGM अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा? इसका प्रोडक्ट साइड में आ जाएगा a² b³ c⁴ डिवाइडेड बाई 2² 4⁴ 2² 4⁴ 3⁴ होल रेज टू पावर कितना? 1/9, है ना, होल रेज टू पावर 1/9। अब आपको गिवन क्या था? ये 27 है, ये सबका सम 27 है, 27/9 मतलब 3 रेज टू पावर 9 इज ग्रेटर देन a² b³ c⁴ अपॉन 3³ इंटू 2² ये है, और 4⁴ का मतलब हुआ 2�8, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन यहाँ से a² b³ c⁴ के लिए मैक्सिमम वैल्यू का एक्सप्रेशन आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 17th क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Cn इंटू n+1, ठीक है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है। देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपको कहा जा रहा है कि सम ऑफ AP कितना है? सम ऑफ AP इज गिवन एज Cn इंटू n+1, दैट मीन्स Cn² प्लस Cn, ठीक है, Cn इंटू n+1 यही दिया गया है, ठीक है ना, इतनी बात। तो अब देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म आप यहाँ पे n की जगह 1 रख दीजिए, तो T1 इज इक्वल टू S1, सो इट विल बी इक्वल टू 2C, है ना, यही आएगा S1, है ना। और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? जो n² का यहाँ पे आपको कोफिशिएंट दिख रहा है दैट इज बेसिकली d/2, सो d/2 इज C, इसका मतलब d आपका कितना रहेगा? 2C के बराबर, ठीक है। तो इस AP का फर्स्ट टर्म 2C है ना, और कॉमन डिफरेंस भी 2C है। तो आप सोचो सीरीज में टर्म्स क्या आएंगे? 2C, 4C, है ना, 6C, 8C, यही सारे टर्म्स होंगे, लेकिन आपको इनका सम तो निकालना नहीं था, आपको इनको स्क्वायर्स का सम निकालना था। तो इनके स्क्वायर्स का सम आप निकाल, सॉरी क्यूब का, तो क्यूब का सम कितना आएगा? 8, ये 8C³ है, ये 64C³ है, ठीक है, फिर ऐसे ही 216C³ है, ठीक है। इन सब का आपको सम फाइंड आउट करना है ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कैसे निकालेंगे अपन? सीधा सीधा निकालते ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये एक सीरीज थी, ठीक है, इसका अगर मुझे जनरल टर्म लिखना है या तो मैं यहां से भी लिख सकता था वैसे कि Tn कितना होगा आपका Sn-1, ज्यादा आसान पड़ता, ठीक, लिख भी सकते हैं अभी भी आप Tn, आप अभी भी लिख सकते हो फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आपको पता है तो Tn आपका तैयार है ना। फर्स्ट टर्म 2C, कॉमन डिफरेंस 2C, तो Tn क्या होगा? a + n-1 इंटू T, और वैसे आप यहां से भी निकाल लो Sn-1 कितना आएगा? Cn² प्लस Cn माइनस Sn-1 में n-1 का होल स्क्वायर Cn-1, यही हो जाएगा ना। तो Cn² में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, C कॉमन लेकर के 2n-1, है ना, ठीक है, और Cn में से इसको सब्ट्रैक्ट किया आपने तो बचा C, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली 2nC, है ना, 2nC माइनस C प्लस C, तो 2nC, तो Tn आपका 2nC के बराबर है। तो Tn अगर आपका 2nC के बराबर है, आपको तो इसका सम करना नहीं था, आपकी तो जो सीरीज काम की है वो क्या है? इसका होल क्यूब, तो आपका T क्या होगा? 2nC का होल क्यूब। आपका जो Tn है, Tn डैश कह दिया मैंने उसको, दैट इज 2nC का होल क्यूब, और आपको क्या करना है? इसका सम निकालना है, तो दैट विल बी समेशन ओवर 2nC का होल क्यूब, मतलब 8C³ आप कॉमन ले लो, समेशन ओवर n³ आपको पता ही है, nn+1/2 का होल स्क्वायर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है, 18 में आपके पास सीक्वेंस दिया गया है 3, फिर देन 8, फिर 22, फिर 72, फिर 266, फिर 1036। तो अगर आप देखें तो ये डिफरेंस कितने का है? 5 का, फिर 14 का, फिर 50 का, फिर 194 का, और फिर है आपके पास 770 का, है ना। तो ये आपके फर्स्ट डिफरेंस है।
फर्स्ट डिफरेंस आपका कुछ नहीं बना रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा, तो आप फिर से इनका डिफरेंस लीजिए 9, 36, 144, 576। तो ये आपके सेकंड डिफरेंसेस हैं। सेकंड डिफरेंसेस आपके कैसे हैं? जीपी में है। तो अगर सेकंड डिफरेंस आपका जीपी में है तो मैंने जो चीज बताई थी कि जनरल टर्म आप कैसे लिख सकते हो, a इंटू आर कितना है इस जीपी का 4 है, रेज टू पावर n लिख दो, प्लस सेकंड डिफरेंस आपका जीपी मिला है तो आप क्या करो, उससे एक कम, सेकंड से एक कम मतलब फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल लिख दो, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। तो a इंटू 4 रेज टू पावर n और फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल क्या मान लोगे, bn प्लस c। ठीक है, तो ये आपका tn हो गया। अब आपका टारगेट क्या है कि a b c आपको मिल जाए। तो आप देख सकते हो कैसे, t1 जो कि 3 है, यहां पे n को 1 रख दे, है ना, t1 मतलब n को 1 रखा तो वो कितना आता है, 3 आता है, टर्म 1। तो a इंटू 4 की पावर 1 प्लस b प्लस c, फर्स्ट रिलेशन आ गया। t2 आपका 8 है, इज इक्वल टू कितना, a इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2b प्लस c। फिर t3 कितना है आपका 22, a इंटू 4 का क्यूब प्लस 3b प्लस c। ठीक है, अब ये तीन इक्वेशंस आ गए, तीन अननोन्स आ गए, इनसे आप एबीसी की वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको करना ही है बस इन तीन इक्वेशन से एबीसी की वैल्यूज निकाल करके आपको जनरल टर्म लिख लेनी है ना। ठीक है, तो आगे का आई होप कि आप कर लोगे, वो पोर्शन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये इक्वेशन सॉल्विंग करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कहा गया है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 और यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और आगे भी ऐसे ही टर्म्स। तो समेशन के फॉर्म में अगर इसको देखें तो समेशन ओवर 1 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे करके कहाँ तक जा रहे हैं, ये 2n माइनस 1 तक जा रहा है कि नहीं है। इसमें 2 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स, इसमें n टर्म्स होंगी, है ना। tn अगर मैं लिखना चाहूं तो ये होगा, है ना। तो nth टर्म आपकी क्या आएगी इस AP की, 2n माइनस 1 ऑब्वियसली, और यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन ये कितना आएगा आपका n स्क्वायर, निकाल सकते हैं AP का सम, और यहाँ पे आपके पास कितना है n प्लस 1 2n प्लस 1, सॉरी ये 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर थे ना ये। ठीक है, तो n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर बना लेंगे। तो n स्क्वायर साफ बचा, क्या n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो आपका ये tn आ गया, दैट मीन्स कि sn की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 4 समेशन ओवर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका sn है। ठीक है, tn अब आपको निकालना है, अगर मान लीजिए 7 टर्म तो आप n की जगह पे 7 रख दो, ऑफ कोर्स 16 आ रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। ठीक है, S10 आपको निकालना था, तो S10 निकालने का मतलब क्या हुआ 1/4। ठीक है, एक मिनट, Sn को पहले लिख ही लेते हैं, समेशन ओवर कितना आएगा ये, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, ये चलिए लिख लेते हैं वैसे ही, n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन n प्लस समेशन ओवर 1 लिख सकते हैं। तो 1/4 यहाँ पे n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस 2 इंटू n प्लस 1/2 मतलब कितना n इंटू n प्लस 1 समेशन ओवर 1 का मतलब n। ठीक है, n की जगह पे आप रख दो 10। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ से निकल करके आ रहा है, तो यही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या बोला जा रहा है, समेशन ओवर r इंटू r प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू n प्लस ए, ये भी लिख लेते हैं, n प्लस ए n प्लस बी n प्लस सी बाई 3, यही बोला गया है। ठीक है, a लेस देन b लेस देन c, फिर ए बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समेशन ओवर आर स्क्वायर प्लस समेशन ओवर आर, तो आर स्क्वायर मतलब n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, डिवाइड और प्लस यहाँ पे n प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ से आपका n प्लस 1 बाई 2 कॉमन बचा, आपके पास 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, सो
सो n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 4 बाई 2 इंटू 3 6। यहाँ पे आपने इसको हटाया, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ बचेगा इतना। तो a आपका 0 है, b आपका 1 है और c आपका 2 है, ठीक है। और नीचे 3 तो था ही, तो बस ये चीज़ आ गई। अब आप देख लो कौन कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कहा गया है। जीपी रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स टू सम ऑफ लास्ट 11 टर्म्स इज 1/8 एंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स विदाउट द फर्स्ट 9 टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स विदाउट लास्ट 9 इज 2, ठीक है। तो इसने कहा है कि पहले तो रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स टू सम ऑफ लास्ट 11 टर्म्स, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 11 टू सम ऑफ लास्ट 11, ओके। तो मान लिया पहले तो हमने कि T1 से लेकर के Tn तक की टर्म्स थी, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 11 मतलब S11 सिंपली, है ना। और सम ऑफ लास्ट 11 को मैं कैसे लिख सकता हूं? सम ऑफ लास्ट 11 को इनफैक्ट अपन कैसे लिखेंगे? T12 से स्टार्ट करेंगे, नहीं लास्ट 11 है ना, हाँ, तो उल्टा स्टार्ट कर लेते हैं। Tn है ना, Tn माइनस 1 और ऐसे ही करते हुए Tn माइनस 10 तक, ठीक है। ये लास्ट 11 हो गए, ठीक है। इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 11 टू सम ऑफ लास्ट 11 टर्म्स इज 1/8, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखते हैं। S11 का मतलब है आपका, इसको भी अगर मैं ऐसे लिख दूं, T11 प्लस T10 प्लस T9 अप टू T1 लिख सकते हैं, है ना। T1 से लेकर के T11 तक, और यहाँ पे आपने लिख दिया Tn से लेके Tn-10 तक, ठीक है। अब जरा एक चीज देखना है, इसमें दोनों के बीच एक पर्टिकुलर रेशियो है। देखो AR रेज टू पावर 10, ठीक है, AR रेज टू पावर 9, AR रेज टू पावर 8 और सबसे पहली टर्म A। डिवीजन में आपके पास क्या है? AR रेज टू पावर n-1, AR रेज टू पावर n-2 अप टू लास्ट में AR रेज टू पावर n-11, ठीक है। तो आप देखो A से A साफ हो गया और दोनों का रेशियो कितना आ गया? R रेज टू पावर 11 माइनस n इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। तो ये आपका एक रेशियो बन गया, ठीक। सेकंड देखिए, एक और रिलेशन है आपके पास कि फर्स्ट 9 टर्म्स, सॉरी, सम ऑफ ऑल द टर्म्स विदाउट फर्स्ट 9, ठीक है। मतलब आपको पहले 9 को छोड़ना है, तो पहले 9 को आपने छोड़ना है, तो इसका मतलब आप कहां से स्टार्ट करोगे? T10 से स्टार्ट करोगे, और T10 से स्टार्ट करके आप कहां तक जाओगे? Tn तक। डिवीजन में आप क्या रखोगे? सम ऑफ विदाउट द फर्स्ट 9 टू सम ऑफ ऑल द टर्म्स विदाउट लास्ट 9। लास्ट 9 को अगर आप छोड़ोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या रहेगा? T1 से स्टार्ट करोगे और कहां तक जाओगे आप? लास्ट 9 छोड़ रहे हो ना, तो n-8 तक चले जाओगे शायद, ठीक है। इसके बाद आपका बचेगा क्या? सॉरी, लास्ट 9 छोड़ना है हमें, ठीक है। लास्ट 9 मतलब n-8, 7 6 5 4 3 2 1, n-1 और उसके बाद n, ये 9 चीजें आपने छोड़ दी। इनका रेशियो कुछ गिवन है, इनका रेशियो गिवन है आपका 2 के बराबर, इसको आपने इक्वल टू 2 कर दिया, है ना। तो अब देखिए क्या बनेगा रिलेशन। अब यहां पे भी देखें आप, तो दोनों के बीच एक पर्टिकुलर रेशियो है। कौन सा रेशियो है? अच्छा, हाँ, दोनों के बीच एक पर्टिकुलर ही रेशियो है ना। यहाँ पे आपके पास सम ऑफ, क्या कहा था? हाँ, तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स विदाउट फर्स्ट 9, मतलब यहाँ पे भी आपकी कितनी n-9 टर्म्स हैं और यहाँ पे तो n-9 है ही, ठीक है। तो अगर देखें तो दोनों के बीच फिर से इसी तरीके से एक पर्टिकुलर रेशियो है। कितना है वो रेशियो? R रेज टू पावर A है, R रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू 2, है ना। तो आप इसको रख दीजिए, 2 रेज टू पावर 1/9
होल रेज टू पावर 11 माइनस n इज इक्वल टू 1/8 लिख सकता हूँ मैं। तो 11 माइनस n अपॉन 9 इज इक्वल टू -3। तो n इज इक्वल टू आपका 38 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज लेस देन, बिल्कुल बी और डी ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 22 क्वेश्चन में देखिए 111 n टाइम्स, तो ये आपने पक्का कर रखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट देखिए आप 22 वाले में 111 लिखा हुआ है आपका ऐसे n टाइम्स, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/9 कॉमन लिया, ठीक है। तो बचेगा क्या, 9999 कितनी बार, n बार ही आएगा, ठीक है। अब आप देखो 99 को आप लिखते हो 10 स्क्वायर माइनस 1, 999 को आप लिखते हो 10 क्यूब माइनस 1, है ना। मतलब जितनी बार यहाँ 9 है उतना ही पावर में है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, 1/9 इंटू n बार है 9, तो 10 की पावर में n ही आएगा। 3 बार था तो 3, 2 टाइम्स था तो 2, n टाइम्स है तो n-1, ठीक है। अब इसके बारे में कमेंट करना है, कंपोजिट है, प्राइम है, जो भी है, ठीक है। तो पहले तो क्या करिए, ऐसा लिख लिया हमने, ठीक है। अब आते हैं एक एक ऑप्शंस पे कि आपका ए ऑप्शन सबसे पहले क्या स्टेट कर रहा था, ए 912 इज नॉट प्राइम, नॉट प्राइम की बात की जा रही है, मतलब कंपोजिट। तो ए ऑप्शन में आपके पास था 10 रेज टू पावर 912 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। तो ये तो बड़ा आसानी से हो सकता है। अगर आप देखें, आप एक काम करो, 456 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, ए स्क्वायर माइनस 1, नीचे ए माइनस 1, इसको ए लिया तो ए माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 1, तो दिस इज 10 रेज टू पावर 456 प्लस 1, और इनटू ये इसको क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज सम ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर अप टू 10 रेज टू पावर 455। इन सब का सभी लिखा हुआ है ना ये, ठीक है। तो ये आपका, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी थी आपकी, ठीक है, जो आपने ए 912, वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, तो ऑफ कोर्स प्राइम नहीं रहेगा। सिमिलरली आप बी पार्ट में देखिए 951 की बात की गई है, तो बी पार्ट में 10 रेज टू पावर 951 माइनस 1, नीचे आप लगा दो 370, इधर भी 10 माइनस 1, इधर भी। तो अगर इसको a मान लेता हूं तो a क्यूब माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, है ना। a की जगह क्या है आपका 10 की पावर 317 है, और ये क्या आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अप टू 10 रेज टू पावर 360, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सी पार्ट और डी पार्ट भी आप देख सकते हैं। सी में आपका a 480 के बारे में, 480 है ना, तो 10 रेज टू पावर 480 माइनस 1 अपॉन लगा दो 10 160 माइनस 1, ठीक है। 10 160 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, ये भी क्या हो गया आपका, इसी तरीके से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिर ए 91 में देखो, तो इसको क्या लिखोगे, 13 से कर दो 10 की पावर 13 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 10 माइनस 1, ठीक है। तो ये ए है और ये क्या है आपका, ये a है, ये आपका a की पावर 7 है, तो दिस इज समथिंग लाइक a की पावर 7 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। फिर ये इसको अगर मैं कहूं तो दिस इज b की पावर 13 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1। कैसे लिखा जा सकता है, ये क्या है 1 प्लस a स्क्वायर अप टू a की पावर 6, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है 1 प्लस b स्क्वायर अप टू b रेज टू पावर 12, ठीक है। तो ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर। आपने क्या किया, जो 10a91 था उसको दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, इसका मतलब ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। तो आपके ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस करेक्ट थे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। तो स्टेटमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ABC आपके नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं such that 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca, देन ABC आर इन AP एज वेल एज इन GP, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या लिखा क्या हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है, इसका स्टेटमेंट 1, ठीक है। अगर आप इसको चाहो तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 3a स्क्वायर, चलिए लिख लेता हूँ एक बार, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स समेशन a प्लस समेशन ab। ये लिखा गया ना, a प्लस बी प्लस सी और एक बार a b b c c है, बस और कोई टर्म नहीं है। तो देखिए क्या कर सकते हैं अपन, हमने यहां से a स्क्वायर, एक a स्क्वायर लिया, ठीक है, और यहां से 2a उठाया, ठीक है, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। 3a सॉरी एक a स्क्वायर लो प्लस 1 लो और माइनस 2a, फिर इसी तरीके से b माइनस 1 का होल स्क्वायर और c माइनस 1 का होल स्क्वायर बना दिया। तो अभी बाकी बची हुई चीजें कितनी है, 2 टाइम्स बचा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस समेशन ओवर ab, यही बचा हुआ है ना, इज इक्वल टू 0, ये भी बात ठीक है। तो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है, ये टर्म क्या होती है आपकी, ये टर्म है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और इन सब का सम कितना है आपके पास, 0 के बराबर। तो इन परफेक्ट स्क्वायर्स का सम 0 कैसे हो पाएगा, जब सभी 0 हो, और सभी को इंडिविजुअली 0 होने का मतलब क्या है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, और यहां से ये भी क्लियर है कि वो सभी क्या होंगे, फिर 1 के बराबर होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 2 उसी चीज को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो एपी में भी है और साथ में जीपी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास कहा जा रहा है कि 24th क्वेश्चन में इक्वेशंस 2 दी गई हैं और कहा गया है ये भी आपके रैशनल नंबर्स हैं, हैव एटलीस्ट 1 कॉमन रूट, देन a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 1। तो दोनों आपके रैशनल नंबर्स हैं a और b, ओके। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि दो इक्वेशंस जबकि abc a1 b1 c1 आर नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैव कॉमन इररेशनल रूट, कॉमन इररेशनल रूट, ओके। देन तो देखिए सबसे पहले तो क्या कहा गया कि स्टेटमेंट 1 में ही बात करें, तो स्टेटमेंट 1 में आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के दो रूट्स क्या हैं, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अच्छा, अब मान लिया आपने कि 2 प्लस रूट 3 मेरे दूसरे इक्वेशन का रूट है, तो आप ये बताओ कि 2 प्लस रूट 3 अगर एक रूट होगा तो दूसरे रूट को उस इक्वेशन की, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी की दूसरे रूट को 2 माइनस रूट 3 तो ऑब्वियसली होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसने कह रखा है कि ए और बी आपके रैशनल है, और अगर ए और बी रैशनल है तो इसका मतलब कि एक इररेशनल रूट रहे तो दूसरे को उसका कॉन्जुगेट ही होना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन नहीं हो सकता, यहाँ पे दोनों रूट्स को कॉमन होना पड़ेगा, और इसलिए यही चीज आपकी स्टेटमेंट 2 भी बोल रहा है, ठीक है, वही उसका एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्या कहा गया है, a रेज टू पावर a अपॉन a प्लस बी प्लस सी, b रेज टू पावर और सिमिलरली c रेज टू पावर c अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अच्छा, ओके, क्वेश्चन नंबर 25 का स्टेटमेंट 1 देखिए आप, तो इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखने की कोशिश करता हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a रेज टू पावर a, b रेज टू पावर b, c रेज टू पावर c होल रेज टू पावर 1 अपॉन a प्लस b प्लस c, ठीक है। और इधर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 3 a प्लस b प्लस c, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आगे क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए कि अगर आपके पास सपोज AMGM ही लगाना है तो आप क्या कर सकते हो कि ए अगर आप ले लो, नहीं दीवार ले ले, ए रेज टू पावर ए, बी रेज टू पावर बी है ना, तो इस केस में और हमें इधर भी चाहिए, तो अगर हम ए को ए टाइम्स 1 बाई ए ले लें, है ना, मतलब ऐसा कुछ 1 बाई ए टाइम्स, ठीक है, ए टाइम्स 1 बाई बी ऐसे करके हम ले लें b टाइम्स, ठीक है, और प्लस 1 बाई सी करके ले लें हम c टाइम्स,
ठीक है, तो कितनी चीज़ें हो गई यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी चीज़ें भी आ गई आपके पास, है ना। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1। अच्छा, तो gm की साइड से क्या आएगा, gm की साइड से आपके पास आ जाएगा 1 बाई ए की पावर में a, 1 बाई बी की पावर में b और 1 बाई सी की पावर में c, पूरे का 1 बाई a प्लस बी प्लस सी, ये बन जाएगा ना टर्म। तो दिस इज 3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी, इसका रेसिप्रोकल, और यहां से आ जाएगा आपका 1 अपॉन a रेज टू पावर a, b रेज टू पावर b, c रेज टू पावर c, होल रेज टू पावर 1 अपॉन a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a b b c c, है ना, रेज टू पावर 1 अपॉन a प्लस b प्लस c, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 3, ठीक है। ये आपका रिलेशन आ जाएगा और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, है ना। अब कहा जा रहा है कि a1 ये सभी अगर आपके AP में है, स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट 2 में अगर अपन देखें तो स्टेटमेंट 2 में आपसे कहा जा रहा है कि ये सब आपके स्टेटमेंट 2 की बात कर रहे हैं, तो A1 A2 AN ये सब आपके AP में है ना। तो A1 A2 AN ये सब AP में है, तो A1 प्लस AN हुआ, है ना, A2 प्लस AN माइनस 1 हुआ, ये सब तो आपके सेम ही रहेंगे। मतलब A1 प्लस A1 प्लस AN इज इक्वल टू A2 प्लस AN माइनस 1, है ना, इज इक्वल टू ऐसे ही करके A3 प्लस AN माइनस 2, या फिर जनरलाइज कर लो तो ऐसे लिख सकते हो, है ना, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, ओके, तो अगर आप देखें तो A1 A2 AN, ठीक है, इन सब पे अगर मैंने AMGM लगाया तो दिस विल क्रिएट अंडर रूट ओवर A1, मतलब अंडर रूट नहीं, nth रूट ऑफ A1 A2 अप टू AN, ये बना देगा, है ना। ठीक है, और अच्छा, उसने कहा है कि A1 और AN का सम आपका कितना होता है, 2A होता है, यही बोला है ना। A1 और AN का AM A है, इसका मतलब A1 प्लस AN इज 2A, ठीक है, ओके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब 2A बाई n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ से आपका ये तो चलिए अभी कुछ क्लियर नहीं है, A1 A2 AN, ठीक है, रेज टू पावर 1 बाई n, ऐसा कुछ है। तो 2 से 2 साफ, n से n साफ, बचा A, तो A रेज टू पावर n, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 A2 AN, ये चीज़ लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। हमें दिखाना क्या था कि ये जो क्वांटिटी है ये AN से छोटी है, ठीक है, ये बात तो हमने दिखा ली। चूंकि ये AP में है तो इसलिए कॉमन डिफरेंस नॉन जीरो अगर लेते हैं तो इक्वलिटी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि उस केस में ये इक्वलिटी कब पॉसिबल होगी, जब सारे टर्म्स आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन तो आ गया। अब बचा GN, ठीक है, तो GN की बात करते हैं, G रेज टू पावर n की। G कितना था आपका, G स्क्वायर बेसिकली आपका है A1 इंटू AN, ये है ना आपका G स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें A2 इंटू AN माइनस 1 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका A1 प्लस डी और ये हो जाएगा आपका AN माइनस डी, तो ये कितना आएगा A1 AN, है ना, सॉरी A1 AN प्लस डी कॉमन लिया तो आपके पास आ गया AN माइनस A1 माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। ये तो चलिए आपका था कुछ G स्क्वायर, लेकिन आगे की चीज़ क्या है, तो D इंटू AN माइनस A1 है ना, तो D आपका इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, ओके। तो ये क्या बन सकता है, AN माइनस A1 को हम क्या लिख सकते हैं, AN कैन बी रिटन एज A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो दिस इज N माइनस 1, ठीक है, इंटू डी माइनस डी स्क्वायर।
तो इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी हो गई, n माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, मतलब a1 a2 में कुछ ऐड कर रहे हैं। तो अगर इसकी बात करें तो a2 an माइनस 1 जो है आपका a1 a2 में कुछ ऐड करने से आया है। तो मैं कह सकता हूं कि a2 an माइनस 1 इज ग्रेटर देन a1 a2 बोल सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली फिर क्या हो जाएगा, a3 an माइनस 2 ये फिर से a1 a2 से बड़े होंगे, ठीक है। अब इसको अगर आप आगे ऐसे n/2 कॉम्बिनेशंस ले लेते हो आप, है ना, ठीक है, स्टार्टिंग से एंड से, स्टार्टिंग से एंड से ऐसे करके, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, अच्छा एक तो है ही a1 an के बराबर ही है कह सकते हैं हम। तो अगर आप इसी चीज को बार बार कॉम्बिनेशन लेते जाएं तो आपके पास इधर क्या आ जाएगा, a1 से लेके an तक के सारे का प्रोडक्ट आ जाएगा, a1 a2 अप टू an सबका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 an की पावर में कितना आएगा, ये कितनी बार आ जाएगी चीज, n/2 टाइम्स आ जाएगी, ठीक है। कितनी बार आएगी, n/2 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो एक तरीके से n/2 तक ही जाएंगे ना, उसके बाद रिपीट कर देंगे। किसी को ये कंफ्यूजन हो कि इवन ऑड से कोई चक्कर आएगा तो करके देख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि n इवन है या फिर n ऑड है, तो वो दोनों ही केसेस आप यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। आप एग्जांपल्स के थ्रू ले लेना, एक बार 5 केसेस लेकर के, एक बार 6 केसेस लेकर के, ठीक है, कि n आपका 6 है, एक बार n = 5 है, दोनों ही केसेस ले लेना। तो यहाँ पे a1 an की पावर में कितना आ जाएगा, n/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n/2 टर्म्स लिखी गई हैं, n/2 इनइक्वालिटीज हैं, उनका प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, तो दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन n/2, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज योर g⁻n एंड दिस इज द प्रोडक्ट विच वी हैव टू प्रूव, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 आपका रियली थोड़ा सा टफ था, क्वेश्चन ही टफ था ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका टफ ही कहा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे देखते हैं कि एक am है आपका a और 2 gm है p और q, दोनों को इंसर्ट किया गया है बिटवीन एनी टू नंबर्स, देन p³ प्लस q³, अच्छा 1 am a and 2 gms p and q are inserted between any two numbers, then p³ plus q³ is equal to 2apq, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26, मान लीजिए x और y दो नंबर्स हैं, तो x प्लस y आपका कितना हो गया, 2a के बराबर, 2 am's आपने इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, सॉरी 1 am इंट्रोड्यूस कर दिया, और 2 gms चाहिए थे। तो gms का मतलब क्या हुआ कि x p q y ये gp बनाएंगे, ठीक है। तो p कितना आ जाएगा आपका, अगर अपन देखें पहले तो gp अगर बनाएंगे तो मान लिया इस gp का कॉमन रेशियो r है ना, तो x इंटू r का होल क्यूब इज इक्वल टू y, है ना। तो r कितना आ गया, y/x⁻⁴ r आपका इतने के बराबर हो गया। तो आपका p कितना है, x इंटू y/x⁻⁴ और q आपका कितना है, x इंटू y/x⁻²3। तो p³ प्लस q³ का मतलब हो गया इट इज x³, है ना, सॉरी x³ इंटू y/x मतलब कि x² एंड हियर इट इज y²x, सो xy कॉमन x प्लस y। तो xy कितना लिख सकते हो आप, pq लिख सकते हो, और x प्लस y को आप क्या लिख सकते हो भाई, x इंटू y इज इक्वल टू p इंटू क्यू होगा, और उसके अलावा x प्लस y आपका 2a है ही, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट था, ठीक है। स्टेटमेंट 2 से इससे कोई रिलेशन नहीं है, ऑल्दो चीज सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 का इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन के साथ अपन जाएंगे।